हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन। हम कैसे हैं? आप सभी मस्त होंगे खुदा यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट फरवरी एग्ज़ाम 2026, ठीक है ना। और जिसमें कि मैं आपको यहाँ पे सीटेट पेपर 2 एसएसटी की प्रिपरेशन करा रही हूँ, जिसमें क्लास 6 की ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है। क्लास 7 की ज्योग्राफी है, जिसका 3rd चैप्टर है हमारी बदलती पृथ्वी। ओके, आइए तो देखो, हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है, आपको पता है ना। पृथ्वी क्या है गाइस? एक ग्रह है। और पृथ्वी का एकमात्र यहाँ पे उपग्रह कौन सा है? वो है यहाँ पर चंद्रमा, ठीक है ना। ये छोटी सी चीज़ें थी। अगर हम बात करते हैं, देखो पृथ्वी, ठीक है, हमारी बदलती पृथ्वी की बात कर रहे हैं। एक्चुअली स्थल जो मंडल है अनेक प्लेटों में क्या है? विभाजित है, ठीक है ना। जैसा आपको पता है कि किस तरह से इनमें अलग 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 प्लेटें यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाई भी था, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। और आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमते रहते हैं। देखो, जब प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में से होने वाली गति के कारण ऐसा होता है कि पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ जो मैग्मा है एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया भी गया है, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें आपको पढ़ाया। अब देखो, जहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको, ठीक है ना, बताऊंगी। और जहाँ से जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वहाँ पे मैं आपको नहीं बताऊंगी, ठीक है। अब यहाँ से देखो, एक क्वेश्चन बनेगा अंतःजित जो है बल से, एक बनेगा बहिर्जनित बल से। तो ये देखो कैसे होता है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर क्या होता है? परिवर्तन, चेंज होता है, चेंजमेंट होता है, ठीक है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें हम देखो, जो बल पृथ्वी के अंदर भाग में, अब देखो पृथ्वी के अंदर, जैसे ये हमारी सतह है, ऊपर स्थल है, ठीक है, लेकिन इस पृथ्वी के अंदर क्या है? आपको पता है कि अगर आप जो है नल लगवाते हैं, ठीक है, बोरिंग वोरिंग करते हैं, तो उसको कितना डीपली आप जो है नीचे से कि इतना फुट जो है हमें खोदना है, तब जाके यहाँ पे पानी आएगा। रेत, मिट्टी, छोटे छोटे कण, इस तरह से, ठीक है ना, छोटे छोटे खनिज तत्व पदार्थ आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो उसे हम कहेंगे क्या? अंतर्जनित बल। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उस बल को क्या कहते हैं? अंतर्जनित बल, या फिर इसको एंडोजोनिक फोर्स भी कहते हैं। और जो बल पृथ्वी की सतह पर, देखो जो बल पृथ्वी के ऊपर है वो क्या कहेंगे? बहिर्जनिक बल, या फिर एक्सोजोनिक फोर्स उसे कहते हैं। तो इसको यहाँ पर याद कर लीजिए, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक इसको रख लीजिए। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप और ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि भी होती है। इस तरह यहाँ से और यहाँ तक आप याद कर लीजिए। यहाँ से 2 क्वेश्चंस आपके रेडी होंगे, ठीक है। चलिए, अभी देखो, मैं अगर आपको यहाँ पर पृथ्वी की गतियों के बारे में बात करूँ तो मैंने बताया पृथ्वी की गति यहाँ पर 2, एक आपकी अंतःजनित यानी कि अंदर की, पृथ्वी के अंदर क्या है। दूसरी यहाँ पे पृथ्वी के बाहर किस तरह का जल है, बहिर्जनित। पृथ्वी के अंदर आकस्मिक बल, ठीक है ना, जिसमें कि भूकंप, ज्वालामुखी, देखो भूकंप आता है, ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपकी पृथ्वी के अंदर से ही तो उत्पन्न होती है। भूकंप क्यों आ रहा है, ज्वालामुखी क्यों फट रहा है, पृथ्वी के अंदर क्या क्या यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही है, भूसंकलन की जो है यहाँ पे कि कहीं पे सूखा, बाढ़, ये सारी चीज़ें, ठीक है। पटल विरूपण बल, पर्वत निर्माणकारी बल, ये सारे आपके अंतःजनित बल के एग्जाम्पल हो गए। अब बहिर्जनित जल में जैसा अपरदन और निक्षेपण, नदी बहता जल देखो आपको दिख रहा है अपनी आंखों से कि हाँ भैया, ओके, पवन है, समुद्री तरंग है और हिमनद, तो ये जो है पृथ्वी की जो गतियाँ हैं बाहर होती हैं। जैसा कि नदी बह रही है तो पृथ्वी की स्थल पर बहिर्जनित बल है ये, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये। छोटा सा, भूप्रकृति में अनेक बड़ी और कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती है जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह क्या है? टिकी हुई है। इस तरह से सारी चीज़ें हमने क्लियर की। आइए, अब देखो यहाँ पे ज्वालामुखी भूप्रकृति पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिसमें पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते रहते हैं। देखो, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, देखो ये ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर होता है ना, ज्वालामुखी की एक्टिविटी देखो, जैसे ही धरती के अंदर से ज्वालामुखी फटता है तो इस तरह से आग निकलती है पूरी, ठीक है। प्रॉपर्टी, मेंटल, गैस और राख, क्रेटर, वेंट, लावा, ये सारी चीज़ निकलकर फिर ये धरती पर जब आपका मैग्मा लावा आ जाता है, फिर यह चट्टान का कठोर रूप यहाँ पर ले लेता है, ठीक है। जो भी अंदर से ज्वालामुखी फटा उसके साथ में बहुत आग, बहुत सारे मिनरल्स, मैग्मा, लावा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, गैस, राख, ठीक है। फिर वो पृथ्वी पर जो है जब ऊपर आएगी स्थल पर तो फिर वो आपकी चट्टान का रूप लेगी। और इसको हम कहेंगे क्या? यहाँ पे प्राइमरी सेल, यानी कि अगर हम बात करें आग्नेय शैल, ठीक है ना, आग्नेय चट्टान। ओके, चलिए यहाँ पे देखो,
इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। देखो भूकंप क्या होता है, भूकंप पृथ्वी की सतह के अंदर क्या होता है, कंपन होता है, ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर एक गति कर सकता है। इस कंपन को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम कहलाता है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि उद्गम किसे कहते हैं, अधिकेंद्री किसे कहते हैं। तो यहाँ से ना 3 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन तो ये है कि भूकंप किसे कहा जाता है, याद रखो। तो भूकंप कहा जाता है कि जो आपकी स्थलीय मंडलीय प्लेट के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है, इसे भूकंप कहते हैं। फिर उद्गम केंद्र किसे कहते हैं, भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ, यानी कि देखो पृथ्वी के अंदर, जी हाँ, पृथ्वी के अंदर वो स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। और उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। ध्यान रखो 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकट भाग में सबसे ज्यादा हानि होती है और अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता भी धीरे धीरे कम होती जाती है, ठीक है ना। ऑब्वियसली आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। जैसे यहाँ पे देखो उद्गम केंद्र, वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम कहलाता है। इसको याद रखना, यहाँ से 4 क्वेश्चन बनेगा। भूकंपीय तरंग देखो 3 प्रकार की होती है, पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे। आपने ये चीज़ें पढ़ी भी होगी, ठीक है, जिससे कि अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुप्रस्थ और पृष्ठीय तरंगे। ओके, देखो यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, लेकिन यदि हम पहले से रेडी है तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप में भी यहाँ पर कम किया जा सकता है। अभी देखो हम जो है आपको बताएंगे, जैसे स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। यानी कि जब भूकंप आता है, देखो जिससे गुजरात में भूकंप के द्वारा विनाश, अब भूकंप आता है तो कंपन हो रहा है, तो जैसे आपको बताया कि बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग है वो खड़ी हुई है वो अचानक से गिर जाती है जब ज़्यादा भूकंप आता है, ठीक है ना, जब पृथ्वी में ज़्यादा कंपन होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर। तो भूकंप एक वस्तु स्थिति का अध्ययन है। देखो भुज में भूकंप के झटके, शहर में आग, स्कूल में प्रभावित। अब हम आपको एक चीज़ बताएंगे कि देखो अगर भूकंप आता है तो आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, या फिर भूकंप आने पर आप उससे कैसे बच सकते हैं। तो पहला तो यहाँ से देखो, अब जो है 5 क्वेश्चन यहाँ से रेडी होगा। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन बनेगा कि भूकंप का मापन जिस यंत्र से किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, भूकंप लेपी। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल में मापी जाती है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तु के गिरने से क्षति भी पहुंचाता है। और जिस भूकंप की 6 से ज़्यादा होगी वो अधिक पावरफुल होगा, और जिसकी यहाँ पर 7 से ज़्यादा होगी वो सबसे पावरफुल होगा। देखो यहाँ पर अब भूकंप की बात कर रहे हैं, तो भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है। उसका भूकंप का मापन जिस यंत्र से करते हैं उसे भूकंप लेपी कहते हैं। दूसरा यहाँ से बनेगा, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, रिक्टर स्केल से। ओके, यहाँ से ये 2 क्वेश्चंस आपके रेडी होते हैं। सो प्लीज़ आप इसको ध्यान रखो। अभी यहाँ पे देखो कुछ छोटी छोटी 3 चीज़ें बॉक्स में बताई गई है कि भूकंप से बचाव की कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। भूकंप के दौरान कहाँ पर आश्रय ले, अगर भूकंप आया हो तो आप कहाँ जाए। देखो अगर आप सुरक्षित स्थान होगा, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे बैठ जाए, दीवार के अंदरूनी कोने में, ठीक है ना। अगर बात करें अगर जो है भूकंप आने की संभावना फिर आ रहा है, तो सबसे अगर आप बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं तो तुरंत बाहर निकल जाए, और बाहर निकल भी साफ जो है आपको बिल्कुल एक स्थान पर रहना, ये नहीं कि पेड़ के नीचे भाग जाए या फिर कहीं पर भी इस तरह से नहीं, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पर ये दी हुई है। ओके, किस तरह आपको तैयार रहना है। हाँ, अब हम बात करेंगे, देखो यहाँ पर कि आप जानते हैं विश्व में जो है हजारों छोटे छोटे जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। हाँ, अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर है। पहला क्वेश्चन बनेगा दक्षिण अमेरिका में, कौन सा है, वेनेजुएला का एंजल। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि एंजल जो जलप्रपात है वो किस देश में है, दक्षिण अमेरिका में। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा, संयुक्त राज्य की सीमा, नियाग्रा जलप्रपात है। अफ्रीका में जाम्बिया, जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। इस तरह से डिफरेंट आपके कहीं कहीं पर हर जो है, ठीक है। अगर पूछे यहाँ पे सबसे ऊँचा, इस तरह से सबसे ऊँचा है छोटा, यही ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती है ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो सबसे ऊंचा है एंजल जलप्रपात, कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। अब हम बात करेंगे प्रमुख स्थलाकृतियाँ। देखो अभी जो है हम चर्चा कर रहे हैं कि अपक्षीय और अपर्दन किसे कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आपका, एक अपक्षीय और एक अपर्दन से।
पहले बात करेंगे अपक्षय और अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विकसित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से पक्ष देखो पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से पक्षय क्रिया। पृथ्वी की सतह पर देखो, पृथ्वी की सतह पर जो चट्टानें होती है, जैसे मैंने कहा कि ज्वालामुखी जब पृथ्वी के अंदर से फटता है, फट करके चट्टान का रूप लेता है मैग्मा लावा, ठीक है ना। फिर वो जो चट्टान है छोटे छोटे टुकड़े उसके हो जाते हैं, चट्टान के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, वो अपक्षय हो रहा है। देखो अगर यहाँ पर चट्टान टूट रही है छोटे छोटे टुकड़ों में तो अपक्षय होगा। फिर भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। अब देखो जैसे नदी आए तो नदी अपने साथ में बहुत सारा अवसाद जो है यहाँ पर घोल करके मिट्टी, रेत, कंकड़ है ना बहा कर ले जाती है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहा कर ले जा रही है, वो आपका क्या कहलाता है? अपर्दन। देखो जैसे कि आपका जो है मरुस्थलीय इलाका है, वहाँ पर रेत ही रेत है, तो अचानक से हवा आई तो वो रेत वहाँ से उठ के दूसरे स्थान पे चला गया, यानी कि हवा में रेत उड़ गया और रेत उड़कर कहाँ पर जाएगा, कहाँ पर बैठेगा नीचे जाकर, कहाँ किस स्थान पर, यानी कि जो चीज़ दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होगी वो अपर्दन कहलाएगा। और जो छोटे छोटे टुकड़ों में वहीं पर, ठीक है ना, टूट के बिखर जाएगी इस तरह से, वो आपका अपक्षय कहलाता है। यहाँ से दो क्वेश्चंस बनते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अब देखो नदी के कार्य क्या क्या होते हैं। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात आपका बनाती है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो नियाग्रा जलप्रपात। आइए अब देखो यहाँ पे जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन और निक्षेपण शुरू होता जाता है। विसर्प लूप के सिरे, ठीक है ना, निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, उसे चाप झील कहते हैं। इस तरह से देखो यहाँ पे विसर्प किसे कहा जाता है, विसर्प और चाप झील किसे। देखो जैसे यहाँ पे ये बाढ़ का मैदान है, तटबंध है, ये आपके विसर्प कहलाते हैं, ये चाप झील कहलाते हैं। जब नदी मैदानी क्षेत्र में, देखो ये मैदानी क्षेत्र में जब नदी बहती है तो मोड़दार मार्ग पर, देखो मोड़दार मार्ग पर ये नदी बह रही है, ठीक है ना, तो इन्हीं नदी को, ठीक है, जो बड़े मोड़ों को क्या, देखो जो बड़े बड़े मोड़ हैं इनको हम विसर्प कहते हैं। जो ये नदी मोड़ के द्वारा बह रही है इन्हें विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन और क्या निक्षेपण शुरू हो जाता है। फिर विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाती है और अलग झील बनाते हैं। फिर ये अलग से इन्होंने झील बना ली, ये चाप झील कहलाते हैं। इस तरह से तीनों चीज़ें ध्यान रखें। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, ठीक है ना। निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों पर निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी और पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ कृत मैदान का निर्माण भी क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर ऑब्वियसली सारी चीज़ें ही हमारी इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान रखें। इस तरह से मैंने आपको बताया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है विसर्प किसे कहते हैं, चाप झील किसे कहते हैं। विसर्प होता है जब नदी मैदान में बहती है और इस तरह से मोड़दार रूप में, ठीक है, ये विसर्प होता है। और जब ये नदी आपस में जो है अपना रास्ता दूसरा बनाती है फिर वहाँ से कट जाती है, ठीक है ना, वो चाप झील आपकी कहलाती है। आई होप चीज़ें याद हो रही होगी। ओके, जिनको जो है यहाँ पर अवितरिका कहा जाता है, उसको समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है और नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। इनको हम क्या कहते हैं, वितरिका कहते हैं। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। ओके, और फिर यही नदियाँ अपने मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का क्या करती है भैया जी, निर्माण करती है। यहाँ पर देखो बात करेंगे समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपर्दन निक्षेपण तटीय स्थलाकृति बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती है जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है जिससे तटीय महाराब बनते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देते हैं और केवल दीवारें बचती है। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टेक कहते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर। फिर देखो यहाँ पर जो है हिमनद के कार्य कौन कौन से, हिमनद के कार्य कौन कौन से होते हैं। हिमनद की बात करें, हिमनद अथवा हिमानी बर्फ़ की नदियाँ होती है। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश में मिट्टी और पत्थरों की अपर्दित होती रहती है और गोलाश में मिट्टी और पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती रहती है, ठीक है ना। इस तरह से देखो जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वहाँ से मैं आपको समझाऊंगी। अभी हम पवन के कार्यों की बात करेंगे। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। पवन के कार्य क्या क्या है।
देखो रेगिस्तान में पवन अपर्दन और निक्षेपण का प्रमुख कार्य होता है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्य छत्रक शैल। देखो छत्रक शैल वो होता है, पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, ठीक है ना, ऊपरी भाग की अपेक्षा। देखो इस तरह से कि ये क्षेत्र थोड़ा नीचा हो गया, फिर इस तरह से उठा हुआ रेत इकट्ठा हो गया, ये नीचे के भाग को जब काटती है तो ये छत्रक शैल कहलाता है आपका। ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। पवन चलने पर यह अपने साथ साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो वह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है, जिनको बालू टिब्बा भी कहते हैं। सारी चीज़ें, जब बालू कण महीन और हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं, ध्यान रखिए। सो गाइस यहाँ पर देखो इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता यहाँ पर नहीं है? शैल। हिमनद की निक्षेपण विशेषता क्या है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखो छत्रक शैलें कहाँ पे पाई जाती है? रेगिस्तान में। चाप झील यहाँ पाई जाती है। चाप झील कहाँ पे पाई जाती है आपकी, ठीक है ना। इस तरह से सारे क्वेश्चंस आपके रेडी होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर भी, बहुत इंपॉर्टेंट था और सारी चीज़ें जो है हमने क्लियर भी की। ओके गाइस, अगर कोई डाउट्स है सो प्लीज़ आप मुझे बता देना। देखो मैंने यहाँ पर सबसे पहले समझाया अंतर्जनित बल किसे कहते हैं, बहिर्जनित बल किसे कहते हैं, भूकंप और ज्वालामुखी किसे कहा जाता है। फिर पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार के अंतर्जनित बल में कौन कौन से आते हैं, बहिर्जनित बल में कौन कौन से आते हैं। फिर हमने यहाँ पे चर्चा की ज्वालामुखी की, ठीक है। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स था, हमने पढ़ा भूकंप किसे कहते हैं, उद्गम केंद्र किसे कहते हैं और अधिकेंद्र किसे कहते हैं। भूकंप 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, ये भी मैंने आपको बताई। फिर यहाँ पर हमने जो है चर्चा की भूकंप के बारे में, ठीक है। जब भूकंप आता है, भूकंप का मापन यंत्र क्या होता है, जिससे हम उस जो है एक यंत्र से किया जाता है भूकंप का मापन, भूकंपलेपी होता है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, रिक्टर स्केल से। सारी चीज़ें बताई। फिर भूकंप से बचाव के 3 भी रीजन्स यहाँ पे बताए, कहाँ पर आप जा सकते हैं। फिर हमने अपर्दन और जो है अपक्षय की बात की। अपक्षय वो होता है जब छोटे छोटे टुकड़ों में चट्टान टूट जाती है, वहीं पे रहती है। अपर्दन वो होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचती रहती है, ठीक है ना, इस तरह से। फिर विसर्प, चाप झील, बाढ़, कृत, तटबंध, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई, ठीक है ना। वितरिका बहुत इंपॉर्टेंट। पवन के कार्य कौन कौन से, छत्रक शैल किसे कहते हैं, सारी चीज़ें। चलिए फ्रेंड्स, तो अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।